चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं साल 1978 1978 के एक छोटे से शहर में, जहां हर तरफ बस एक ही खौफ पसरा है। ये खौफ है एक खूंखार किडनैपर का, जिसे सब द ग्रैबर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी काली वैन में छिपकर आता है और बच्चों को अपना शिकार बनाता है। आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ एक डरावनी कहानी के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली मनोवैज्ञानिक यात्रा को डिकोड करने वाले हैं, जो हमें दिखाएगी कि कैसे सबसे गहरे, खौफनाक अंधेरे में भी कोई अपने सबसे बड़े डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। और यहीं हमारे सामने एक ऐसा सवाल आता है जिस पूरी घटना को सच में बिल्कुल नामुमकिन सा बना देता है। मतलब सोचकर देखिए, एक किडनैप हुआ लड़का एक ऐसे फोन का इस्तेमाल करके उस लॉक बेसमेंट से कैसे बच निकलता है जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। सुनने में एकदम इलॉजिकल लगता है ना, लेकिन यही तो इस सर्वाइवल स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आज हम इसी असंभव सी लगने वाली पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे कटा हुआ फोन जिंदगी और मौत के बीच की सबसे बड़ी लाइफलाइन बन गया। सेक्शन 8 द सेटअप, शर्मीला लड़का और नीडर बहन। अब देखिए, किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। कहानी के केंद्र में है हमारा मेन कैरेक्टर फिनी ब्लेक। अगर फिनी की बात करें तो वो बहुत ही शर्मीला, डरा हुआ और एकदम कमज़ोर सा लड़का है, हमेशा दूसरों से छिपकर, मुश्किलों से बचकर निकलने वाला। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है उसकी छोटी बहन ग्वेन। ग्वेन एकदम धाकड़ है, मजबूत है, निडर है, और सबसे हैरान करने वाली बात, उसे कुछ ऐसे अजीब साइकिक विजन्स आते हैं जिनमें उसे भविष्य या अतीत की झलकियां दिखती हैं। इन दोनों का ये जबरदस्त कंट्रास्ट हमें बताता है कि आगे आने वाले खौफनाक वक्त में सरवाइव करने के लिए फिनी को मानसिक रूप से कितना लंबा सफर तय करना होगा। उसे अपनी बहन जैसी ही निडरता अपने अंदर जगानी होगी। खैर, फिर वो मनहूस पल आ ही जाता है। स्कूल से लौटते वक्त वो सीधा साधा फिनी ग्रैबर के एक बहुत ही शातिर धोखे का शिकार बन जाता है। उसे उस कुख्यात ब्लैक वैन में किडनैप कर लिया जाता है और सीधा एक ठंडे, सीलन भरे, खौफनाक बेसमेंट में धकेल दिया जाता है। बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, पूरी तरह से अकेला। उस वक्त फिनी की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उसका डर और उसकी कमजोरी अपने चरम पर थीं। सेक्शन 2 डिस्कनेक्टेड लाइफलाइन, एक रहस्यमयी फोन। उस अंधेरे बेसमेंट की एक खाली सी दीवार पर एक पुराना काले रंग का फोन टंगा है। फिनी नोटिस करता है कि उसका तार कटा हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं, मतलब एक तरह से दीवार पर टंगा एक बेकार सा प्लास्टिक का डिब्बा। लेकिन फिर रात के उस डरावने सन्नाटे में कुछ ऐसा होता है जो सारे लॉजिक्स को तोड़ देता है। फोन डिस्कनेक्टेड है, लेकिन उसकी घंटी बज रही है। जरा उस पल की भयावहता की कल्पना कीजिए, एक डरा हुआ बच्चा, बंद कमरा और एक कटे हुए फोन की घंटी। जब फिनी हिम्मत करके वो रिसीवर उठाता है तो उसे उन बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो पहले ही उस बेसमेंट में ग्रैबर का शिकार बन चुके थे। खौफनाक? बिल्कुल। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहीं से उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण जन्म लेती है। सेक्शन 3 पिछले पीड़ितों के कदम, सर्वाइवल गाइड। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह कोई आम पैरानॉर्मल भूतिया घटना नहीं है जो सिर्फ डराने के लिए हो। असल में ये मरे हुए बच्चों की आवाज़ें फिनी के लिए एक सटीक सर्वाइवल गाइड बन जाती हैं। वे उसे अपना शिकार बनने से रोकना चाहते हैं। पहला शिकार उसे बताता है कि दीवार के एक खास हिस्से को कैसे तोड़ा जा सकता है। दूसरा उसे हिंट देता है कि बेसमेंट के फर्श के नीचे क्या छिपा है, जिसे हथियार या बाहर निकलने के रास्ते की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये सिर्फ कोई रैंडम बातें नहीं थीं, बल्कि सर्वाइवल के पक्के ब्लॉक्स थे। हर कॉल के साथ फिनी सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं जमा कर रहा था, बल्कि वो अंदर से मजबूत हो रहा था। वो अब एक बेबस बच्चा नहीं रहा, वो अब एक एस्केप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। सेक्शन 4 साइकिक खोज, बाहर से मदद। ये पूरी लड़ाई सिर्फ उस बंद बेसमेंट तक ही सीमित नहीं थी। इस कहानी में 2 अलग-अलग स्तरों पे काम चल रहा है। एक तरफ है बेसमेंट में फिनी, जो सुपरनैचुरल कॉल सुनकर अंदर ही अंदर अपने डर से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ है असली दुनिया में ग्वेन। वो अपने उन साइकिक विजन्स और सपनों के जरिए पुलिस को लगातार सुराग दे रही है, भले ही पुलिस उसकी बातों पर शुरुआत में शक कर रही हो। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे दोनों भाई बहन एक साथ सुपरनैचुरल ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिनी फोन के जरिए और ग्वेन अपने विजन्स के जरिए, और दोनों का टारगेट बस एक ही है, ग्रैबर का खात्मा। सेक्शन 5 माइंडसेट में बदलाव, डर से रणनीति तक। उस बेसमेंट में ग्रैबर बार बार एक भयानक सा मास्क पहनकर नीचे आता है।
उसका मकसद फिनी को टॉर्चर करना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ना था। शुरुआत में फिनी सच में बुरी तरह हिल जाता है, लेकिन इसी खौफ के बीच उसके दिमाग में एक गजब का शिफ्ट आता है। टाइमलाइन पर गौर करें तो पहले दिन वो एक डरा हुआ बेबस विक्टिम था। दूसरे दिन वो हिम्मत जुटाकर उस अजीब फोन पर मरे हुओं की बातें सुनता है, जिससे उसके अंदर एक चिंगारी सी जलती है। तीसरे दिन तक वो डरना पूरी तरह छोड़ देता है और उन सारे सुरागों को जोड़कर एक जाल बिछाने लगता है। और चौथे दिन वो पलटवार करने के लिए एकदम तैयार है। उसे समझ आ गया था कि पैनिक करने से मौत पक्की है। बचने के लिए डर से ज्यादा दिमाग की जरूरत है। अपनी इसी रणनीति के चलते फिनी ने उन सभी अलग अलग हिंट्स को एक शानदार मास्टर प्लान में बदल दिया। उसने कसम खा ली कि वो अब अपने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देगा। सोचिए, जो लड़का स्कूल में लड़कों से मार खाने से बचने के लिए छिपता फिरता था, वो अब उसी बेसमेंट में एक सीरियल किलर के लिए छिपकर जाल बिछा रहा था। उन पिछले विक्टिम्स की गलतियों से ली गई सीख और फिनी की नई मिली हिम्मत ने मिलकर एक ऐसा हथियार तैयार कर दिया था जिसका ग्रैबर को कोई अंदाजा नहीं था। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक शिकार अब खुद शिकारी बन चुका था। सेक्शन 6, एक निडर सर्वाइवर का उदय। और फिर आता है वो फाइनल हाई स्टेक्स क्लाइमैक्स। जब ग्रैबर आखिरी बार उस दरवाजे से अंदर आता है तो उसे वो रोता बिलखता बच्चा नहीं मिलता जिसे उसने किडनैप किया था। उसे मिलता है एक ऐसा योद्धा जो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। जाल एकदम सटीक बैठता है। फिनी अपनी पूरी ताकत से पलटवार करता है और उस भयानक ग्रैबर को उसी के खेल में मात दे देता है। जिस राक्षस ने ना जाने कितने बच्चों की जान ली, वो वहीं ढेर हो जाता है। फिनी आज़ादी छीन लेता है और दिलचस्प बात यह है कि ठीक उसी वक्त ग्वेन के विजन्स की मदद से पुलिस भी बाहर पहुंच जाती है। ये महज एक एस्केप नहीं था, ये एक इंसान की अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों पर हासिल की गई एक शानदार जीत थी। अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलाव। एक ऐसा नाटकीय और पूरा परिवर्तन जिसने एक इंसान का रूप ही बदल दिया। याद है हमने शुरुआत में क्या बात की थी? फिनी कितना कमजोर और शर्मीला था, लेकिन अंत तक आते आते वो एक निडर सर्वाइवर बन गया। उस डिस्कनेक्टेड फोन ने और उसमें गूंजती आवाज़ों ने उसे सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि उसके अंदर के उस डरपोक बच्चे को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और बाहर जो निकला वो एक पूरी तरह से नया और मजबूत इंसान था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या हमारा सबसे बड़ा डर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? फिनी का ये सफ़र हमें दिखाता है कि जब हम एकदम खौफ के साये में होते हैं, मौत के करीब होते हैं, तब या तो हम पूरी तरह टूटकर बिखर जाते हैं या फिर हमारे अंदर एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत पैदा होती है जिसका हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक बेसमेंट से बच निकलने की नहीं थी, ये अपने अंदर छुपी उस निडरता को पहचानने की थी। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस कमाल के सफ़र में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।